गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 7वीं कक्षा का हमारा दूसरा पाठ चल रहा है। पाठ का नाम है नए राजा और उनके राज्य। आज इस पाठ में हम चोल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। चोल साम्राज्य जो कि उरियूर से तंजावुर तक फैला हुआ है, जैसा कि आप ऊपर इस मानचित्र में देख रहे हैं। उरियूर से तंजावुर तक ये कावेरी डेल्टा पर जैसे ये साम्राज्य फैला हुआ है। तो कावेरी डेल्टा में पहले मुटरियार नाम के एक प्रसिद्ध मुखिया परिवार की सत्ता थी और चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय कौन थे? ये चोल वंश के संस्थापक थे। तो विजयालय ने 9वीं सदी में मुटरियारों को हराकर कावेरी डेल्टा पर अपना अधिकार कर लिया था और अपने साम्राज्य की नींव रखी थी। तो विजयालय एक शक्तिशाली ताकतवर राजा थे और साम्राज्यवादी नीति के तहत उन्होंने अपने पड़ोसी एरिया को भी जीतकर, पड़ोसी जो अपने क्षेत्र थे उनको जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दक्षिण और उत्तर में पांड्यन और पल्लव के इलाकों को भी उन्होंने अपने राज्य का हिस्सा बनाया। तो जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये यहाँ से उरियर और तंजावुर, तो यहीं पर उनका जैसे साम्राज्य था। लेकिन विजयालय ने अपने साम्राज्य की जो सीमाएं थी, ये पांड्यन देखो नीचे यहाँ तक, तो यहाँ पर अपना पूरा साम्राज्य स्थापित किया। तो कावेरी नदी के किनारे पर, कावेरी डेल्टा पर उन्होंने ये अपना एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। और बाद में उनके बाद जैसे एक शक्तिशाली राजा हुए राजा। तो राज जो प्रथम थे वे भी चोल वंश के एक शक्तिशाली राजा थे। 985 में उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और उनके बाद उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम, जैसे राज प्रथम थे, उनके बाद उनके पुत्र हुए राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने भी अपने पिता की नीतियों का अनुसरण करते हुए गंगा घाटी और श्रीलंका, देखो नीचे यहाँ तक श्रीलंका में भी उन्होंने आक्रमण करके यहाँ पर भी अपनी सीमाएं जैसे अपना राज्य बढ़ाया और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर भी उन्होंने हमला किया। तो इसके लिए देखो यहाँ पर आने के लिए उनको समुद्री मार्ग के लिए उन्होंने समुद्री जो जल सेना की आवश्यकता हुई और इसके लिए उन्होंने जल सेना भी तैयार की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार चोल शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय ने मुटियारों को हराकर यहाँ पर जो कावेरी डेल्टा पर पहले अपना साम्राज्य स्थापित किया। उनके बाद हुए राज प्रथम के बाद में राजेंद्र प्रथम, और इस प्रकार उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चोल साम्राज्य की अन्य विशेषता क्या थी कि वे भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियां, मतलब वे कला प्रेमी भी थे। उन्होंने अपने साम्राज्य में बड़े बड़े भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। जैसे आप इस मानचित्र में देख रहे हैं, ये गंगईकोंडचोलपुरम में स्थित गंगईकोंडचोलपुरम कहाँ है? ये देखो, ये है गंगईकोंडचोलपुरम। तो गंगईकोंडचोलपुरम में यहाँ पर उन्होंने अपना एक ये भव्य जैसे कैसे भव्य मंदिरों का इन्होंने निर्माण किया। और इन मंदिरों का जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि पत्थर को नकाश कर उनमें मूर्तियां बनाई गई और एक उत्कृष्ट कला स्थापित जैसे उनके द्वारा की गई। तो ये कला प्रेमी थे, इनके प्रशासन में कला का काफ़ी विकास हुआ और इसके साथ साथ ये मूर्तियां भी इनके प्रशासन में खास तौर पर कांस्य की मूर्तियां काफ़ी विकसित हुई। तो इस प्रकार चोल साम्राज्य में जो बड़े बड़े ये मंदिर बनाए गए, तो इन मंदिरों में जब इन मंदिरों का क्योंकि निर्माण बहुत लंबे समय तक चला, तो इन मंदिरों में काम करने वाले जो कारीगर थे या फिर इनके जो पुरोहित थे या अन्य इनकी देखरेख रखने वाले थे,
ये सभी जो इन मंदिरों के आसपास ही जैसे बस गए, तो इस प्रकार मंदिरों के पास बस्तियां भी स्थापित हुई और शासकों के द्वारा उनको जीवन निर्वाह के लिए मंदिरों के पास कुछ भूमियां भी दी गई। तो इस प्रकार से धीरे धीरे यहाँ पर बस्तियां बनने लगी। चोल साम्राज्य में जैसे अभी मैंने बताया था कि काशी की मूर्ति जो थी ये पूरे संसार में यहाँ की मूर्तियां प्रसिद्ध थी। ज्यादातर मूर्तियां देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ मूर्तियां भक्तों की भी बनाई जाती थी। आगे हम देखते हैं चोल साम्राज्य में कृषि और सिंचाई कैसे की जाती थी। तो जैसा हमने पीछे मानचित्र में देखा था ना, क्या देखा था, ये जैसे ये यहाँ पर ये कावेरी डेल्टा, ये इधर से जैसे जा रहा है, ये कावेरी नदी जो है, तो ये कावेरी डेल्टा पर स्थित जैसे था ये साम्राज्य। तो यहाँ की भूमि काफी उपजाऊ थी और नमी के कारण जैसे यहाँ पर जो नदी के किनारे चावल की खेती बहुत अच्छी होती थी। तो आसपास जैसे जो दूसरे ये राज्य थे, इनमें भी नदी से यहाँ से नहर बनाकर खेतों की सिंचाई के लिए पानी ले जाया जाता था। और जो क्षेत्र नदी से ज्यादा दूर थे, वहां पर कृत्रिम कृषि की जाती थी। कृत्रिम कृषि मतलब कि यहाँ पर जैसे कुएं बनाए जाते थे, सिंचाई की पद्धतियां अलग थी, कुएं खोदे गए थे, या बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए थे। और इस प्रकार से यहाँ पर कृषि की जाती थी। कृषि करने के लिए आसपास के जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि तैयार की जाती थी, भूमि को समतल किया जाता था। धीरे धीरे कृषि विकसित होने लगी और पहले केवल एक ही फसल होती थी, अब रबी और खरीफ दोनों फसलें जैसे लोग बोने लगे थे। इसके बाद हम देखते हैं चोल साम्राज्य का प्रशासन, कि इनका प्रशासन कैसा होता था। तो चोल साम्राज्य में जो किसानों की बस्तियां होती थी, अभी ऊपर हम खेती की बात कर रहे थे, तो किसानों की जो बस्तियां होती थी, देखो मानो एक गांव, और इस गांव में मानो ये किसानों की बस्तियां, तो किसानों की जो बस्तियां होती थी इनको उर कहा जाता था। मतलब गांव के अंदर जो बस्तियां थी, हम मोहल्ला बोल देते हैं या पन्ना बोल देते हैं, तो ये क्या बोलते थे, उर। किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। और कई जो गांव होते थे, गांव का समूह, अभी एक गांव है, इसके पास दूसरा और गांव बसा है, एक गांव इधर और बसा है, ये जो कई गांवों का जो समूह होता था, ये नाडू कहलाता था। नाडू। गांव के अंदर जो बस्तियां होती थी उन्हें उर कहा जाता था। कई गांवों का समूह नाडू कहलाता था। तो इन गांव से जैसे जो राजा होते थे, वो गांव से कर वसूल करने का कार्य एक जो थे, वो कार्य जो समर्थ किसान थे, बड़े बड़े भूस्वामी होते थे, उनको इनका से कर वसूली का कार्य सौंपते थे। और वे समर्थ किसान वेल्लाल जाति के होते थे, वेल्लाल जाति से जैसे वे होते थे, और उन्हीं को इन नाडू से, क्योंकि कई गांवों के समूह को नाडू बोलते हैं, तो इससे भू राजस्व वसूली का कार्य उन्हें सौंपा जाता था। जब वे ज्यादा से ज्यादा कर वसूल करके अपने शासकों को देते थे, तो राजा वो शासक उनसे प्रसन्न होकर उनको उपाधियां देते थे, उनको पुरस्कार देते थे। ऐसे ही उपाधि मुवेद वेलन जैसी उपाधि उनको दी जाती थी। मुवेद वेलन का क्या अर्थ है? वेलन तो जैसे किसान, वेलन का अर्थ है किसान। मुवेद वेलन मतलब तीन राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला किसान, जिसको 3 राजाओं से पुरस्कार मिल रहे हों, जो 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान कर रहा हूं, तो ऐसा किसान मुवेद वेलन कहलाता था। इसके अलावा इनको अरियार की उपाधि, अरियार का अर्थ होता है प्रधान, तो ऐसी उपाधियों से इनको सम्मानित किया जाता था।
राजा होते थे वे जो बड़े ब्राह्मण होते थे, पुरोहित होते थे, उनको भी भूमि दान में देते थे। तो राजाओं को के द्वारा ब्राह्मणों को जो भूमि दान की जाती थी उस भूमि को ब्रह्मदेह कहा जाता था। ब्रह्मदेह। तो उस ब्रह्मदेह की रखवाली के लिए, उसके देखभाल के लिए जैसे बड़े भूस्वामियों की एक सभा बनाई जाती थी। ब्रह्मदेह की देखरेख के लिए ब्राह्मण भूस्वामियों की ही एक सभा बनाई जाती थी और इस सभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए जैसे कुछ शर्तें होती थी। जैसे यहाँ हम देखते हैं, आगे आपका ये क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन कहाँ होता है? देखिए, ये दूसरा प्रश्न बन रहा है यहाँ पर। दूसरा प्रश्न क्या है? चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए क्या शर्तें थी? तो इसी का उत्तर हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्या शर्तें होती थी? नंबर 1, उनके पास अपना घर होना चाहिए। उस क्वेश्चन का उत्तर आप यहीं से लिखेंगे, उनके पास अपना घर होना चाहिए। नंबर 2, उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। नंबर 3, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 4, उनको प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और वे ईमानदार होने चाहिए। इसके अलावा नंबर 5 अगला, यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी अन्य समिति का सदस्य रहा है तो वह इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। फिर जिसके अपने सगे संबंधियों ने कर जमा नहीं करवाया है, खाते जमा नहीं करवाया मतलब कर जमा नहीं करवाया है, वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो ये सभी शर्तें क्या होती थी? इस सभा का सभापति, इस सभा के सदस्य बनने के लिए ये शर्तें होती थी, जो दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये चोल साम्राज्य फैला हुआ था। ये चोल साम्राज्य की विशेषताएं हैं। आगे हम फिर प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न हमने पहले कर लिया है। अब पहला क्या है? त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे? त्रिपक्षीय संघर्ष हमने पीछे पहले किया था। गंगा घाटी में जो कन्नौज नगर था, जिसको प्राप्त करने के लिए 3 पक्षों में संघर्ष चल रहा था, कौन से थे? गुज्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? त्रिपक्षीय संघर्ष किन के बीच था? गुज्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासकों के बीच जैसे त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। आगे है, चाहमानों को नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर। चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 नगर कौन से हैं? तो ये चाहमान साम्राज्य थे। तो चाहमानों ने जैसे यहाँ पर है दिल्ली और अजमेर के आसपास वो किया। तो 2 राज्य कौन से? दिल्ली और अजमेर। तो इस प्रकार से यहाँ हमने अपने अभ्यास के ये प्रश्न किए। आगे जो प्रश्न है इनके आंसर मैं आपको भेज रही हूँ।